नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BCDZ 172 के चैप्टर नंबर 3 की चर्चा करेंगे। इससे पहले दो चैप्टरों की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं, तो यदि आपने उन लेक्चरों को नहीं सुना है तो सबसे पहले उन लेक्चरों को जरूर सुन लीजिए, ताकि इस चैप्टर को समझने में आपके लिए आसानी हो। आज जो चैप्टर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैप्टर का नाम है पुरुषत्व। यानी कि जब हम स्त्रियों के अधिकारों की बात करते हैं तो सिर्फ स्त्रियों को समझना ही काफ़ी नहीं होगा। हमें उन विचारधाराओं को भी समझना होगा, हमें उन प्रोसेस को भी समझना होगा, उन प्रक्रियाओं को भी समझना होगा, समाज के उन रीति रिवाजों को भी समझना होगा जिसने पुरुषत्व की धारणा का उदय किया है। क्योंकि जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उसमें हमें पुरुषों को भी शामिल करना पड़ता है। लेकिन जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो एक आम बंदा ये सोचता है सिर्फ हम इसमें महिलाओं के अधिकारों की बात करेंगे। लेकिन रियलिटी है, जब हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं तो हमें उसमें पुरुषों को भी जोड़ना होगा। आखिर क्या वजह है जो पुरुष महिलाओं के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं? आखिर क्या वजह है कि जो पुरुष है वो हिंसक हो जाता है? क्योंकि जब हम सिर्फ महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, महिला अवेयरनेस की बात करते हैं, महिलाओं की जागरूकता की बात करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि केवल अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी ही बहुत बड़ी बात नहीं है। जो हमारे अधिकार छीन रहा है उसका हृदय परिवर्तन करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे में ये चैप्टर हमें यही बता रहा है कि आखिर वो कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से पुरुष जो है वो महिलाओं के प्रति एक हिंसक व्यवहार को अपनाता है। आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से पुरुष महिलाओं को अधिकार नहीं देता है? तो ऐसे में महिला अधिकारों की आवाज़ उठाना अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एक पुरुष की फीलिंग्स को किस प्रकार से महिलाओं के प्रति बदला जाए। और वो जब भी हो सकता है जब पुरुष को एक एजुकेशन के माध्यम से एक अलग प्रकार की सोच दिखाई जाए, उसे बताया जाए। समाज का एक चेहरा ऐसा भी हो सकता है यदि आप चाहें तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है। चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है कि आखिर हम पुरुषत्व की चर्चा करें ही क्यों? आखिर हम मैस्कुलिनिटी की चर्चा करें ही क्यों? तो जब लड़कों की बात की जाती है, पुरुषों की बात की जाती है, तो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उनके लिए ना उनके कुछ कार्य निर्धारित किए गए हैं। जिस प्रकार से महिलाओं के लिए कार्य निर्धारित किए गए हैं, महिलाओं की फीलिंग्स को निर्धारित किया गया है, वैसे ना पुरुषों की फीलिंग को भी निर्धारित किया गया है, पुरुषों के भी कार्यों को निर्धारित किया गया है, जिन्हें हम पुरुषत्व मूलन या फिर मैस्कुलिन कहा जाता है। कह रहा है लड़के बिल्कुल अपने बचपन की अगर बात करें तो लड़के बिल्कुल अपने बचपन से ही इस बारे में संदेश पाने लगते हैं कि भाई तू एक लड़का है, तुझे रोना नहीं है, तू क्या है, एक लड़का है। लड़के और लड़कियों के खिलौने जो होते हैं वो अलग अलग दिए जाते हैं। लड़के और लड़कियों के जो कलर होते हैं उस कलर को भी अलग अलग तरीके से समझा दिया जाता है। तो ये पता चलता है कि जो जेंडरीकरण है ये एक सामाजिक मुद्दा है। ये सिर्फ पुरुष महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए एक अभिशाप है। मान लीजिए कोई लड़का है, उसे गुलाबी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है लेकिन वो नहीं पहनेगा। बताऊँ क्यों? क्योंकि उसे पता है कि गुलाबी कलर किसका है, लड़कियों का है। अगर वो पहनेगा तो समाज में उसका क्या उड़ाया जाएगा, मजाक। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ना बचपन से ही एक पुरुष को पुरुष बनाती है और एक स्त्री को स्त्री बनाती है। तो लड़कों और लड़कियों को खेलने के लिए जो खिलौने दिए जाएंगे उससे भी पता चल जाएगा कि जेंडरीकरण कहाँ तक है। इसके अलावा लड़के और लड़कियों की जब आप खेलों की बात करोगे, लड़के क्या खेल खेलते हैं और लड़कियां क्या खेल खेलती हैं, तो उसमें भी बहुत सारा अंतर होगा। और ये सारी चीज़ें कौन सेट कर रहा है? ये सारी चीज़ें सोसाइटी सेट कर रही है, ये सारी चीज़ें परिवार सेट कर रहा है। तो समाज के नियम ही इस हिसाब से बना दिए गए कि बचपन से ही एक लड़के को लड़का बना दिया जाता है और एक लड़की को लड़की बना दिया जाता है। तो जेंडर मुद्दे ऐसे मुद्दे नहीं है जो केवल महिलाओं से संबंधित हैं। इसमें केवल और केवल स्त्रीत्व की बात नहीं की जाती बल्कि पुरुषत्व की बात भी की जाती है। यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही समाज के एक अभिन्न अंग हैं। ऐसे में जब आप समाज में एक की बात करते हैं तो आप समाज में हमेशा दूसरे को पीड़ित कर रहे होते हैं। महिलाओं का मतलब ये नहीं है कि वो पुरुषों की बराबरी करें। महिलाओं का मतलब ये है कि वो ह्यूमनिटी की बराबरी करें, और पुरुषत्व का मतलब ही ये है कि ह्यूमनिटी की बराबरी करें। क्योंकि बहुत सारे महिलाएं और जो बहुत सारे पुरुष हैं वो दोनों ही शोषित हैं। क्योंकि समाज में आप जब सही रूप से देखोगे ना तो समाज में एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसे वीआईपी ट्रीटमेंट हो रही है, जिसको एक स्पेशल अधिकार दिए गए हैं। लेकिन समाज में बहुत सारे पुरुष भी तो शोषित हैं। और ऐसे में अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाना है, तो ये भी तो हो सकता है कि पुरुष भी शोषित है तो महिलाएं भी शोषित हों। इसलिए पुरुष और महिलाओं के लिए जब अधिकारों की डिमांड की जाती है तो हमें ना ह्यूमनिटी की बात करनी चाहिए, हमें मानवता की बात करनी चाहिए और दोनों को सशक्त करना चाहिए। तो कह रहा है कमला भासिनी ये कहना चाहती हैं कि जेंडर मुद्दे सिर्फ ऐसे मुद्दे नहीं है जो महिलाओं से संबंधित हों, इनका संबंध पुरुषों से भी होता है। क्योंकि ये देखा जाता है कि महिलाएं पुरुषों के अधीन होती हैं और पुरुष महिलाओं पर हावी हो जाते हैं। तो ऐसे में वो कौन सी परंपराएं हैं जो ये चीज़ बना देती है कि पुरुष महिला पर हावी हो गया है? तो पुरुष और लड़के उस रूढ़िवादिता का शिकार होते हैं, उस स्टीरियोटाइपिंग का शिकार होते हैं जो पितृसत्तात्मक समाज में दिखाई देती है। देखो, रूढ़िवादी सोच वो सोच होती है जो समाज में परिवर्तन नहीं लाना चाहती, अगर लाती भी हैं तो बहुत धीरे धीरे।
तो ऐसे में हमारा समाज पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक का अर्थ यह है कि पुरुषों का वर्चस्व होगा, संपत्ति का अधिकार भी पुरुषों को होगा। तो ऐसे में जो ये पितृसत्तात्मक संस्कृति है, इसमें महिलाओं का अधिकार नहीं है। ऐसे में पुरुषों के ऊपर ये जिम्मेदारी ठोक दी जाती है कि वो पूरे के पूरे परिवार का संरक्षक बनेगा, पूरे के पूरे परिवार का अन्नदाता बनेगा। यानी कि पुरुषों के अंदर ये फीलिंग शुरुआत से डाल दी जाती है कि भैया तू पुरुष है और ना तेरे अंदर तेरे को ये पितृसत्ता दी जा रही है, तुझे इस चीज़ का वारिस घोषित कर दिया जाता है। उसके ऊपर जिम्मेदारियों का एक पहाड़ लाद दिया जाता है कि तुझे अपनी सिर्फ ना सिर्फ महिलाओं का बल्कि पूरे परिवार का संरक्षक बनना है, पूरे परिवार का अन्नदाता बनना है। तो ऐसे में पितृसत्तात्मक समाज पर यह सवाल उठता है कि वो उम्मीदों की इतने सारी गठरी क्यों एक पुरुष पर बांध देता है, और ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तीसरा पॉइंट ये कहता है, पुरुषत्व की बात किया तो एक श्रेणी बनाई जाती है पुरुषों की भी। पुरुषों की एक श्रेणी ऐसी होती है जिसमें कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो बाकी पुरुषों पर क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। जैसे एक पुरुष होगा जिसका व्यवहार आक्रामक होगा, जबकि एक पुरुष ऐसा होगा जिसका व्यवहार क्या होगा, थोड़ा सा सौम्य होगा। तो जो शक्तिशाली टाइप के लड़के होंगे, जो मर्दाना टाइप के, उन्हें मर्दाना टाइप के लड़के कहा जाएगा, आक्रामक टाइप के लड़के कहा जाएगा। ये माना जाएगा कि ये ही लड़के अच्छी नस्ल के होते हैं। जबकि जिन लड़कों में फीलिंग होती है, इमोशंस होती है, सौम्यता होती है, उन लड़कों को ना निम्न दृष्टि से देखा जाता है। ये माना जाता है इनके अंदर लड़कों होने के गुण नहीं है। क्यों भाई, वो ह्यूमनिटी की बात नहीं कर रहे। तो ऐसे लड़के जो इमोशंस हैं, जिनके अंदर इमोशंस हैं, जिनके अंदर फीलिंग है, जो किसी को रोता हुआ देख के आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो ऐसे पुरुषों को पुरुष क्यों नहीं फिर? आखिर फिर क्यों ऐसा ये समाज कहता है कि लड़के रोते नहीं हैं? क्यों? लड़कों के अंदर फीलिंग एंड इमोशंस नहीं है क्या? तो ये बड़ी समस्या हो जाती है। चौथा पॉइंट ये कहता है कि जेंडर संबंधी मुद्दों को हमें समझना पड़ेगा, उन्हें संबोधित करना पड़ेगा, उसे समाज में उठाना पड़ेगा, और ये पुरुषों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर हम सोचें कि सिर्फ महिलाओं के लिए, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि पुरुष पुरुष होने की वजह से भी ना अपनी ज़िंदगी को खो देता है। एक पुरुष पूरी ज़िंदगी भर पुरुष ही बनता चला जाता है, और पुरुष ही बनते 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 ना वो अपने जीवन को भूल जाता है कि उसका एक जीवन भी है जो उसे जीना चाहिए, उसके अंदर एक फीलिंग भी है, एक इमोशंस भी है जो उसे रखने चाहिए। इसके अलावा अगला पॉइंट ये कहता है कि समकालीन दौर में अगर देखा जाए तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की वजह से भी ना जेंडर की भूमिका बदली है। देखो, मुद्दा ये होता है कि शिक्षा और रोजगार में पुरुषों का दबदबा है, और ऐसे में पुरुषों को ये चीज़ क्या करनी पड़ती है, स्वीकारनी पड़ती है। इन समस्याओं की वजह से कई बार ना पुरुषों के मन में निराशा बढ़ जाती है, जब उन्हें ना काम नहीं मिलता, उन्हें रोजगार नहीं मिलता। आक्रोश बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा करते हैं, नशाखोरी करते हैं, मद्यपान करते हैं, शराब पीते हैं। उसका रीज़न यही है, क्योंकि पुरुषों के मन में शुरुआत से भर दी गई तुझे नौकरी करनी है, तुझे समाज का संचालन करना है, तुझे परिवार का संचालन करना है, तेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है, तेरे पर वो जिम्मेदारी है। ऐसे में जिम्मेदारी के बोझ के तरफ तले वो लड़का गांव से शहरों की ओर जाता है। अब जब शहर में जाता है तो उसे नौकरी नहीं मिलती, उसका उसके बॉस के द्वारा शोषण किया जाता है, और वो ना उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता। बताओ क्यों? क्योंकि वो जिम्मेदारी के बोझ में दबा हुआ है। तो जिस दिन पुरुषों को भी ये बात फील करवा दी जाए कि हाँ भाई देखो, कि तुम भी जिम्मेदारी के चक्कर में मत फंसो, तुम्हें भी समाज में जीने के लिए भेजा गया है, तो हो सकता है ना समाज में एक स्वतंत्रता की क्रांति आ जाए। क्योंकि बड़े पैमाने पर ना कुछ वर्ग के लोग बहुत सारे वर्ग का शोषण करते हैं। उसका कारण यही है, क्योंकि पुरुष को बचपन से सिखा दिया जाता है कि तू पुरुष है, और तुझे किसी भी कीमत पर क्या करना है, अपने परिवार का संचालन करना है। इसके लिए तू किसी गुलामी कर, तो भी तुझे गुलामी करनी पड़ेगी। और इसलिए बहुत सारे लोग चुपचाप सहन करते रहते हैं दूसरों को शोषण। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर अपने घर की होती है जिम्मेदारी। पुरुषों के सक्रिय समर्थन के बिना कभी भी शांति की स्थापना नहीं की जा सकती। पुरुषों के समर्थन के बिना कभी भी महिलाओं की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता। उसका रीज़न ये है कि महिलाएं आवाज़ उठा रही हैं पुरुषों के खिलाफ, कि पुरुषों द्वारा उनकी हिंसा हो रही है। तो ऐसे में अगर पुरुषों के हृदय को नहीं बदला जाएगा, पुरुषों को एजुकेशन नहीं दी जाएगी, पुरुषों को सामाजिक चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाएगा, तो शायद कभी भी ना स्त्रीवादी अधिकारों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। और ये बात बिल्कुल ठीक भी है। तो महिलाओं के विरुद्ध पुरुषों द्वारा की जाने वाली हिंसा को समझने के लिए हमें पुरुषत्व को समझना होगा, हमें उन फीलिंग और इमोशंस को समझना होगा, हमें उन सामाजिक नियमों को समझना होगा जिसने पुरुष को इतना क्रूर बनाया है, जिसने पुरुष को इतना हिंसक बनाया है। और हमें बदल देनी होगी वो सही परंपराएं जो पुरुष को एक हिंसक बनाती हैं। बात पुरुष की नहीं है, बात ह्यूमनिटी की है, बात मानवता की है, बात इंसानियत की है। आगे चैप्टर में पुरुषत्व की परिभाषा दी जाएगी। तो जब हम पुरुषत्व की बात करते हैं तो ये शब्द मैस्कुलिन का संज्ञा रूप है, मैस्कुलिन से निकला, जिसका मतलब ये होता है कि आपको ना पुरुषों से संबंधित गुणों को दिखाना पड़ेगा। खासतौर पर पुरुषों से संबंधित जो गुण हैं वो हैं ताकत, आक्रामकता। तो जिन पुरुषों के अंदर ताकत नहीं है, आक्रामकता नहीं है, समाज उसे हीन दृष्टि से देखता है। तो पुरुषत्व एक प्रकार का गुण है जो समाज में पुरुष होने के नाते आपको शो करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर उन गुणों की कमी है तो पुरुष होते हुए भी आपको पुरुष की नज़रों से नहीं देखा जाएगा। तो पुरुषत्व एक सामाजिक रूप से परिभाषित, एक सामाजिक रूप से निर्मित अवधारणा है जो कि हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में लड़कियों से लड़कों को अलग बनाती है।
जेंडर की तरह पुरुषत्व भी एक सामाजिक स्वीकृति है, जिसमें जेंडर ये निर्धारित करता है कि एक लड़के को किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, उसे किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, उसे किस तरीके के कार्य करने चाहिए, उसका एटीट्यूड किस टाइप का होना चाहिए, उसके गुण किस टाइप के होने चाहिए, उसे कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। अतः पुरुषत्व पुरुषों की तरफ से की जाने वाली सामाजिक आर्थिक उम्मीदों का एक समुच्चय है जो उसे ये आज्ञा देता है, यानी कि सामाजिक आर्थिक रूप से जो पुरुष एक सीख रहा है वही चीज़ें उसे ये आज्ञा दे रही हैं कि उसे कैसा दिखना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसी कामना उसकी होनी चाहिए और दूसरों के प्रति उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो पुरुषत्व की अवधारणा ना एक बंदा पैदा होकर नहीं सीखता है, अपने साथ लेकर नहीं आता है, बल्कि सोसाइटी उसे सिखाती है। और फिर यही सोसाइटी उसे कहती है कि हाँ भाई, तू क्रूर है, तू अत्याचारी है, तू हिंसक है। तो ये सोसाइटी अपने आप को क्यों नहीं चेंज करती? हर एक माँ अपने बच्चे को ये चीज़ें क्यों नहीं सिखाती है? ये सारी चीज़ें तो सबके ऊपर डिपेंड होती है ना। तो वहीं पर फिर एक माँ एक स्त्री को दबना क्यों सिखाती है? पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा। तो ये सारी चीज़ें ना जुड़ी हुई हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ से। तो जो हमारे प्राथमिक गुरु हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों और चाहे वो हमारे टीचर हों, चाहे वो हमारी सोसाइटी हो, उन्हें इस चीज़ के लिए ना अवेयर फैलानी चाहिए। उन्हें बचपन से ना बच्चे को तैयार इस टाइप से करना चाहिए जिस टाइप से वो समाज को बनाना चाहते हैं। तो ये लोग समाज को बनाना इस टाइप से चाहते हैं जहाँ पर पुरुष पुरुषत्व की भावना में दिखे और वो अपनी अकड़ को कायम रखे, और स्त्री स्थित्व की भावना में रखे और वो अपनी कोमलता को कायम रखे। और फिर यही सोसाइटी आवाज़ उठाती है कि अधिकार भी चाहिए। तो ऐसा नहीं होने वाला। आप ना दो रंग के नहीं बन सकते, आपको एक ही रंग में चलना पड़ेगा जैसे आप सोसाइटी की स्थापना करना चाहते हो। तो किसी विशेष समाज में किसी दूसरे समाज में जाने पर पुरुषत्व में अंतर भी पाया जाता है। जैसे भारत में आप देखोगे तो अलग चीज़ होंगी और यूरोप में आप देखोगे तो अलग चीज़ होंगी। इंग्लैंड में एक पुरुष से अपने पुरुषत्व को व्यक्त करने की उम्मीद रखी जाती है और वो कई तरीके से अलग भी हो सकती है। तो जैसी भौगोलिक परिस्थितियाँ होंगी, जैसा जिस भी देश के रीति रिवाज होंगे, परंपराएं होंगी, उस हिसाब से वहाँ के ना पुरुषत्व की महिमा को मंडित किया जाएगा। तो पुरुषत्व हमेशा स्थानीय होता है, वो हमेशा उसमें परिवर्तन होता रहता है। जो चीज़ें परिवर्तित नहीं होती तो हम ये नहीं कह सकते वो पुरुषत्व को प्रभावित करती होंगी। ये बात ऑर्थर बिट्टेन ने लिखी है। आइए अब जानते हैं पुरुषत्व की और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है कि एक पुरुष के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो एक पुरुष पुरुष जो है ना वो लॉजिकल होना चाहिए, यानी कि तर्क आधारित बात करना चाहिए। तो जो बंदा तर्क आधारित बात नहीं करता उसे पुरुषत्व की श्रेणी में नहीं रखा जाता। पुरुषत्व को दिखने में क्या ऐसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, फुर्तीला होना चाहिए, उदासीन और रूखा होना चाहिए, आक्रामक। उदासीन रूखा का मतलब ये नहीं है कि हमेशा उदास रहना चाहिए, मतलब उसका जो व्यवहार होना चाहिए वो आक्रामक होना चाहिए। वो बंदा साहसी होना चाहिए, हिंसक होना चाहिए, उसके अंदर एक रौब होना चाहिए, थोड़ा सा घमंड टाइप से होना चाहिए, और वो स्वतंत्र होना चाहिए। तो हम कहेंगे यार वाह, ये है पुरुष। जबकि स्त्री कैसी होनी चाहिए? इमोशनल होनी चाहिए, कमजोर होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, देख रेख करने वाली होनी चाहिए, पोषण करने वाली होनी चाहिए, संकोची, दयालु, सहनशील, निर्भर। तो जिसके अंदर ये गुण है वो स्त्री है। और जिसके अंदर तर्क क्षमता है, मजबूत है, फुर्तीला है बंदा, रूखा व्यवहार है उसका, आक्रामक है, तो वो कौन है? पुरुष है। लेकिन बात ये आती है, ये पुरुष और स्त्रियों के व्यवहार सेट किसने करे हैं? इस सोसाइटी ने। तो देखा जाए तो जितने भी हिंसा हो रही है सोसाइटी में उसके लिए सोसाइटी जिम्मेदार है, व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि सोसाइटी व्यक्ति को व्यक्ति बनाती है। तो पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक विशेषताओं को जब आप अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा एक पुरुष से हम ये चाहते हैं कि वो आक्रामक व्यवहार रखे, दूसरों को कंट्रोल कर ले, गर्म मिजाज का हो बंदा। तो वहीं एक स्त्री से उम्मीद की जाती है कि वो विनम्र दिखे, वो कोमल दिखे, वो धैर्यवान दिखे, वो सीधी दिखे। तो अगर कोई व्यक्ति जिसके अंदर शासन करने के गुण हैं तो उस व्यक्ति के अंदर पुरुषत्व की भावना होगी, ये मान लिया जाएगा। लेकिन वो पुरुष जिसके अंदर शासन करने के गुण नहीं है तो उसे एक घटिया किस्म का पुरुष मान लिया जाता है इसी सोसाइटी के माध्यम से। तो ये कह रहा है अगर ऐसी स्थिति ना हो तो पता है कैसा हो सकता है? अगर हम सोसाइटी के नियमों को मानने से मना कर दें तो ये हो सकता है कि उसी समाज में उस पुरुष या स्त्री की हत्या तक की जा सकती है जो इन नियमों को न माने। यानी कि एक स्त्री जो सामाजिक बंधनों को तोड़ दे तो उसके साथ हिंसा हो सकती है, बलात्कार हो सकता है, हत्या तक हो सकती है। इसी प्रकार से अगर एक पुरुष इस समाज के नियमों को न माने तो उसकी भी हत्या तक हो सकती है। तो मान लीजिए अगर कोई लड़का रो रहा है तो हम पता क्या कहेंगे? ये कायर है, इसके अंदर तो स्त्री वाले गुण हैं, उसे अपमानजनक तरीकों से उसके व्यवहार किया जाएगा। तो अगर हम पुरुषत्व को समझना चाहते हैं, उसे चुनौती देना चाहते हैं, तो हमें उन सभी चीज़ों पर सवाल उठाने पड़ेंगे जो चीज़ें इस समाज को शोषित कर रही हैं। तो पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर ना प्रकृति की वजह से होता है, उनकी शिक्षा और पालन पोषण की वजह से ना वो चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। और जिस प्रकार से उनका पालन पोषण होता है और जिस प्रकार की उन्हें शिक्षा दी जाती है उसी माध्यम से वो समाज की ना संरचना करते हैं। तो बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था से ही बच्चों को ऐसे संदेश दिए जाते हैं, बच्चों को ऐसे संकेत दिए जाते हैं जो उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों। और ये जो समाज है यही जेंडरीकरण करने का एजेंट कहलाता है। तो समाज में परिवार और मित्र, विद्यालय, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थाएं, मीडिया, धर्म, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं, ये सभी जेंडरीकरण के एजेंट हैं। ये सभी वो दलाल हैं जो लोगों के अंदर ऐसी फीलिंग और इमोशंस को भर रहे हैं
और फिर यही लोग चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ उठाते रहते हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो परिवार की बात की जाए तो परिवार आमतौर पर बच्चों को जेंडरीकृत करता है, सामाजिकृत करता है। परिवार बिना सोचे समझे ऐसी संस्कृति का निर्माण करता है जो वो अपने बच्चे से चाहता है। अधिकांश भारतीय घरों में लड़कों को ये बताया जाता है कि वो रोया ना करें, क्योंकि ये काम तो किसका है, लड़कियों का है। लड़के अगर किसी गुड़िया के साथ खेलना चाहें, अपने माथे पर बिंदी लगाना चाहें, अपनी माँ और बहन की तरह वो चूड़ी पहनना चाहें, तो उनका मजाक उड़ाया जाता है, जबकि बचपन में उसे इस प्रकार से सजा कर कहा जाता है, देखो देखो बेटा कैसा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब दिखाई जाती हैं तो दिखाया जाता है। इसके अलावा लड़कों लड़कों की जब लड़ाई होती है तो अपने लड़के को ये सिखाया जाता है कि तू उसे पीट करा, जबकि दूसरा लड़का भी तो लड़का है, तो दो लड़के एक जैसे ही हैं, तो एक लड़के को ये दिखाया जा रहा है तो आक्रामक हो, उसे पीट करा, क्योंकि तेरे को ना जीतने की लत लगनी चाहिए। तो तेरे को जीतने की लत लगने लगी चाहिए तो दूसरे वाले बंदे को हारने की लत लगनी चाहिए। फिर सोसाइटी ऐसा क्यों सिखाती है? जीतने की लत लगने का मतलब क्या है? दूसरों को आप हराओगे, दूसरा मनुष्य नहीं है, वो भी तो जीतने की लत लगेगा। और जब दो बंदे जीतने की लत लगेगी तो संघर्ष नहीं होगा। तो फिर संघर्षों को बढ़ावा कौन दे रही है? संघर्षों को बढ़ावा ये सोसाइटी दे रही है। पुरुषत्व की अगर बात की जाए तो पुरुषत्व को किसी व्यक्ति की आयु, किसी व्यक्ति का धर्म, किसी व्यक्ति की जाति, वर्ग, प्रजाति, निर्जातीयता भी प्रभावित करती है। यानी कि बंदा किस आयु का है, किस धर्म का है, किस जाति का है, किस भाषा का है, किस क्षेत्र का है, ये सब चीज़ें भी ना सेक्सुअलिटी को प्रभावित करती हैं, पुरुषत्व को प्रभावित करती हैं। जैसे ही किसी क्षेत्र की परंपरा पितृसत्तात्मक होगी, किस क्षेत्र की परंपरा मातृसत्तात्मक होगी। तो जहाँ पर पितृसत्तात्मक व्यवस्था है वो पुरुषों को श्रेष्ठ मानेगी, महिलाओं को निम्न मानेगी, जिसकी वजह से पुरुषों को अपने आप ही स्थान उच्च मिल जाएगा, पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी, हैसियत मिल जाएगी। ऊंचे स्थान वाले जो ये पुरुष हैं, ये निचले स्थान वाले पुरुषों को भी आदेश देंगे, ये महिलाओं को भी आदेश देंगे, और एक तरीके से पूरी पूरी सोसाइटी को कंट्रोल कर लेंगे। तो इससे पता चलता है कि पुरुषत्व की जो अवधारणा है वो सिर्फ महिलाओं को ही नहीं कंट्रोल करती है, बल्कि ये पुरुष को भी कंट्रोल करती है। अब बात ये आ रही है कि पुरुषत्व की रचना कैसे की जा रही है। तो ये माना जाता है कि पुरुषत्व बायोलॉजिकल होता है, यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान के माध्यम से होता है, इसमें पुरुष का कोई लेना देना है नहीं। यानी कि ये बात बिल्कुल ठीक भी है, पुरुष और महिला का जो जेंडर है वो बायोलॉजिकल निर्धारित होता है, इसमें हार्मोन्स का खेल होता है। तो हमें ये विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन जो ये बात आ रही है कि पुरुषों का गुण रौबदार होना चाहिए, पुरुषों का जो गुण है वो आक्रामक होना चाहिए, तुनुक मिजाज होना चाहिए, गर्म मिजाज होना चाहिए, हिंसक होना चाहिए, ये चीज़ तो पैदा होते ही नहीं सिखाई जाती। इसमें हार्मोन्स का खेल कहाँ से हो गया? तो ये समाज के द्वारा निर्मित की जाती है। कह रहा है हमें ऐसे भी पुरुष मिलेंगे जिनके भीतर बहुत सारी चीज़ें मौजूद नहीं होती। तो एक पुरुष जो अपनी पत्नी के सामने इतना रोबदार है, एक हिंसक, कितनी बढ़िया लाइन है देखिए। कह रहा है हम पुरुषों से अपेक्षा करते हैं वो आक्रामक हो, वो रोबदार हो, वो घमंडी हो, वो रुआब दिखाएं सोसाइटी में। लेकिन जब हम वही देखते हैं तो एक पुरुष के अंदर दो गुण होते हैं। अपनी महिला के सामने तो रोबदार होता है, अपने से निम्न वाले के सामने तो आक्रामक होता है। लेकिन वही बंदा जब ऑफिस में काम करता है तो अपने बॉस के सामने क्या होता है, एक भीगी बिल्ली बन जाता है। वो इतना दीनहीन दिखता है, वो हमेशा डरा हुआ दिखता है। तो एक ही बंदे में दो गुण कैसे हो सकते हैं? फिर हम कैसे मान लें कि एक पुरुष के अंदर आक्रामकता ही होती है? 90% पुरुषों के अंदर आप देखोगे तो भयावता है, वो डर रहे हैं उनका मालिक कहीं उसे नौकरी से नहीं निकाल दें, चापलूसी कर रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं। तो एक तरफ तो एक व्यक्ति सौम्य भी हो सकता है, अपनी नौकरी के लिए वो दीनहीन अवस्था में भी हो सकता है, और एक तरफ घर पे आके अपनी बीवी को पीट रहा है, वो आक्रामक हो जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है क्या वो? तो इससे साबित होता है ना कि पुरुषों के बारे में जो व्यवहार सेट कर दिया गया वो गलत है। जिसके पास शक्ति होती है, जिसके पास प्रभाव की हैसियत होती है ना, वो दूसरे बंदों को अपने अधीन रखता ही रखता है। और समाज उन्हीं लोगों के आगे घुटने टेक देता है, और हम ये सोचते हैं कि जिन लोगों ने घुटने टेक दिया ये स्त्रीत्व के गुण हैं और वो स्त्री जैसे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये किताबें पढ़ने के बाद ना आपको वास्तव में ना सोसाइटी दिख जाती है कि हम जो चीज़ें शो कर रहे हैं ना वो चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। तो पुरुषोत्व एक दृष्टिकोण है जो श्रेष्ठता का अनुभव करवाना चाहता है, जो प्रभुत्व में विश्वास करता है, जिसका मानना है कि बाकी दुनिया को वो कंट्रोल कर सकता है। ये पुरुषों का अनन्य मत है, यही उनकी आवृत्ति है, यही उनका मूल्य है, यही उनका व्यवहार है, और इसे ही प्रोत्साहित किया जाता है। एंड्रोजिनी वह अवस्था है जिसमें पुरुष और महिला दोनों के अभिलक्षण दिखावटी पाए जाते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये ना शो करते हैं कि हम ऐसे हैं, वास्तव में अंदर से वो लोग ऐसे होते नहीं हैं। अब देखो पुरुषत्व के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, इतना पढ़ने के बाद ये तो हमें पता चल गया है। कुछ पुरुषों के अंदर जो गुण होगा वो वर्चस्व मूलक होगा। वर्चस्व का मतलब होता है प्रभावशाली लोग होंगे जो दूसरे लोगों पर अपना कंट्रोल करेंगे। ऐसे पुरुषों को जिनके अंदर ऐसे गुण होते हैं वो वर्चस्व मूलक के होते हैं, इनके अंदर लीडरशिप की भूमिका होती है। हालांकि इस चीज़ को बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं, जैसे वर्ग, जाति, धर्म। मान लीजिए कोई बंदा उच्च कुल में जन्म हुआ है तो वो शुरुआत से प्रभुत्व की वो रखेगा अवधारणा। लेकिन कोई बंदा ऐसा हुआ है कि जिसकी जाति को हमेशा से दमन किया गया हो, जिसकी जाति का शोषण किया गया हो, तो उसके अंदर प्रभुत्व की भावना नहीं आ पाती। तो कुछ पुरुष जो होते हैं उनके अंदर भावना होती है अधीनस्थ की, वो ना दूसरे के कंट्रोल में जीते हैं। तो ये मान लिया जाता है कि बेवकूफ़ होगा, उबाऊ होगा, माँ का लाडला बेटा होगा, उसके अंदर स्त्रीवाचक विशेषताएं मान ली जाती है। जो पुरुष क्या होता है, अधीनस्थ के रूप में कार्य करता है।
तो पुरुषों का क्योंकि व्यवहार आक्रामक माना गया तो वो किसी का अधीन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो किसी के अधीन है तो उसे अधीनस्थ पुरुष कहा जाएगा। एक पुरुष होगा सहभागिता मूलक। सहभागिता मूलक पुरुष वो पुरुष है जो ये चाहता है कि ना सारा का सारा लाभ मिल बांट कर रखा जाए, लेकिन ऐसे पुरुषों को भी समाज में सम्मान की भावना से नहीं देखा जाता, क्योंकि ये चाहते हैं कि सभी लोग सहभागिता करें, सभी लोग पार्टिसिपेट करें, जो कि चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और एक पुरुष वो है जो हमेशा से हाशिए पर रहा है, और ये अपनी वर्ग प्रजाति या जाति की वजह से ऐसे रहे हैं, इन्हें हमेशा निम्न स्तर पर रखा गया है। तो पुरुषत्व क्या है और इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो पुरुषत्व की पहले परिभाषा बताओगे, फिर आप ये चारों पॉइंट लिख दोगे। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिए, ताकि हमें पता चल पाए कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही हैं। आगे चैप्टर में बताया गया है पितृसत्ता और पुरुषत्व का संबंध कैसे है, जिसकी चर्चा ऑलरेडी हम चैप्टर में कर चुके हैं कि पितृसत्ता और पुरुषत्व आपस में बहुत नज़दीकी से जुड़े हुए हैं। पितृसत्ता का मतलब यह है कि पुरुष को सारे अधिकार मिलेंगे जबकि महिलाओं को अधिकार नहीं मिलेंगे। संपत्ति के सारे अधिकार भी पुरुषों को मिलेंगे। शिक्षा जैसी जो संस्थाएं हैं वो भी पुरुषों के लिए ही खुली होंगी, जबकि महिलाओं को इन सब चीज़ों से वंचित रखा जाएगा। तो इन सभी मुद्दों पर 1960 के बाद प्रश्न उठने लगे। पितृसत्ता मुख्य रूप से ऐसी सामाजिक संस्थाओं को निर्मित करती है जिसमें पुरुषत्व को दिया जाता है, पुरुषों के जेंडर को बढ़ावा दिया जाता है। हालांकि ये बहुत ही छोटे समूह को मिल पाती हैं अधिकार, क्योंकि एक बहुत बड़ा समूह हमेशा से शोषित रहा है, उनका हमेशा से शोषण रहा है। तो हम ये कह सकते हैं जो पितृसत्ता है ये पारिवारिक रूप से होती है, जिसमें परिवार का मुखिया हमेशा पुरुष को दिखाया जाता है। तो पितृसत्ता और पुरुषत्व का प्रयोग बदल बदल कर किया जाता है, जबकि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, अलग अलग हैं। पुरुषत्व का मतलब होता है कि पुरुष के अंदर आक्रामकता हो, प्रभुत्व हो, ये सब उसकी निगेटिव विशेषताएं हैं, और यही पितृसत्ता के कार्य हैं। पितृसत्ता का कार्य यह है कि पुरुष जो होगा वो पूरे के पूरे परिवार की देखरेख करेगा, देखभाल करेगा, उसके कंधों पर सारी जिम्मेदारियां होंगी। तो ये सारी चीज़ें ही महिलाओं को अधीन बनाती हैं। तो इसलिए ना बड़े बड़े जो नारीवाद हैं वो पितृसत्ता का विरोध करते हैं, लेकिन पितृसत्ता का लाभ ना पुरुषों को, सभी पुरुषों को नहीं मिलता, केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो उच्च वर्ग के, उच्च जाति के, उच्च धर्म से हैं। जबकि बाकी सारे पुरुषों को जो ये लाभ नहीं मिलता, वो पूरे जीवन अधीन होकर जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे में जब हम महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करते हैं तो हमें उन स्थितियों का भी अध्ययन करना चाहिए जो पुरुषों को प्रभावित करती हैं। अब हम बात ये कर रहे हैं कि पुरुषत्व की वजह से घरेलू हिंसा क्यों होती है। ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है भाई, यहाँ पर चीज़ें आपको ना बहुत ध्यान समझनी पड़ेगी। तो देखो, महिलाओं से ये उम्मीद की जाती है कि वो पुरुषों के कंट्रोल में रहें, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात है ही नहीं कि महिलाओं से विवाह करने के बाद जो उसका पति होता है उसका स्वामी बन जाता है, और वो ये सोचता है कि मैं अपनी पत्नी को कंट्रोल में रखूं। उस पर वो अपना आपा खो देता है, उसे पीड़ देने का अधिकार सोचता है। रोचक तो ये है कि महिलाएं भी ये बात स्वीकार कर लेती हैं कि उनका पति अगर उन्हें पीट रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि उन्हें बचपन से ही इस हिसाब से ट्रेंड कर दिया जाता है, उनके मस्तिष्क को इस प्रकार से प्रशिक्षित कर दिया जाता है कि उन्हें ये सारी चीज़ें गलत लगती नहीं है, वो आवाज़ उठाती नहीं है। भारत में ये देखा गया है बहुत सारी एनजीओज़ के माध्यम से कि जब वो कहते हैं कि अपने महिलाओं को कहते हैं कि अपने पति के खिलाफ आवाज़ उठाइए, तो वो मना कर देती हैं, वो कहती हैं हमारी परंपराओं के खिलाफ है, क्योंकि उन्हें ऐसे ही ट्रेंड कर दिया जाता है। हिंसा पुरुषों द्वारा महिलाओं पर अपना प्रभुत्व और अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए उन पर थोप दी जाती है। इसे अनेक समाज स्वीकार भी कर लेते हैं, और इसीलिए महिलाओं पर जब हिंसा होती है तो पुरुष बच निकलते हैं। बहुत सारी पंचायतें ऐसे डिसीजन देती हैं कि अगर पुरुष ने अपनी महिला को पीटा है तो इसमें गलती क्या है, और बहुत सारी महिलाएं इस चीज़ को स्वीकार भी कर लेती हैं। बहुत सारे सर्वेक्षण हुए हैं, बहुत सारे सर्वेज हुए हैं, जिससे हमें ये सारी बातें पता चलती हैं कि विवाहित महिलाओं में से 50% महिलाएं आए दिन किसी न किसी प्रकार से हिंसा का शिकार होती रहती हैं। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं इस चीज़ के लिए, बहुत सारे अनुसंधान हुए हैं, इसमें ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि परिवार में लड़कों और लड़कियों की जो भूमिका है, इसमें किस प्रकार से घरेलू हिंसा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि जो बच्चा बचपन से घरेलू हिंसा देखते देखते आया है वो भी आगे चलकर लड़कियों के प्रति घरेलू हिंसा करेगा, क्योंकि बच्चे जो है वो समाज में व्यवहार से सीखते हैं। तो इस प्रकार से जो पितृसत्तात्मक समाज है इसमें पुरुषों की हिंसा को, पुरुषों की आक्रामकता को औचित्य रूप निर्धारित कर दिया जाता है। पुरुषों से उम्मीद की जाती है कि वो महिलाओं और बच्चों के अन्नदाता बनेंगे, महिलाओं और बच्चों के संरक्षक बनेंगे। ऐसे में अगर वो अनुशासन करने के लिए कुछ करते भी हैं तो वो चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कमला भसीन लिखती हैं, अगर हम हिंसा, संघर्ष और युद्ध को कम करना चाहते हैं, और अगर हम शांति चाहते हैं, हम एक अच्छे संबंध चाहते हैं, अगर हम वास्तव में टिकाऊ विकास और सतत विकास चाहते हैं, तो हमें पुरुषों को समझना होगा, हमें पुरुषत्व को समझना होगा, हमें उन सारी चीज़ों को समझना होगा जो एक पुरुष को पुरुष बनाती हैं, एक पुरुष के अंदर पुरुषत्व को भरती हैं। अब बात ये आती है कि सेक्सुअलिटी और पुरुषत्व का एक दूसरे से क्या संबंध है। तो देखिए, हमने ये तो बात सीख ली कि पुरुषत्व जो है वो आक्रामकता है, प्रभुत्व है और कंट्रोल करने की स्थिति है। तो ऐसे में पुरुष ये चाहता है कि वो जितने भी यौन संबंध बनाए उसमें उसकी इच्छा निर्भर करे। इसलिए पुरुष ये चाहता है
कि जब उसका मन करे तब वो यौन संबंध बना सके। ऐसे में जब उसकी महिला मना करती है तो भी घरेलू हिंसा होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि पुरुषों की जो लैंगिकता है वो आक्रामक होती है, हिंसा के अनेक तरीकों से संबंधित होती है। इसका एक उदाहरण यह है कि पुरुष जितने भी गालियों का प्रयोग करते हैं, वो गालियाँ क्या होती है, लैंगिक निहितार्थ होते हैं, उसका अपना एक अर्थ होता है। पुरुष हर चीज़ के बारे में ऐसे दुर्वचनों का प्रयोग बहुत सहजता से कर लेता है, जबकि उसे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पुरुषों का जो मस्तिष्क है वो सेक्स को एक ना कंट्रोलर क्रियाविधि के रूप में मानता है, एक मशीन के रूप में मानता है। तो जो महिलाएं कभी यौनिक पेशियों के समक्ष प्रतिक्रिया देने में प्रस्तुत होने से मना करती हैं, यानी कि उसके साथ सेक्स करने से मना कर देती हैं, तो उन्हें भयंकर दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे युवा महिलाओं पर तेजाब फेंक देते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उस महिला ने उसके साथ संबंध बनाने से मना कर दिए। तो ये ऐसी युवा महिलाएं होती हैं जिन्होंने अपराधी द्वारा जो पेशगी की गई है, यानी कि जो संबंध बनाने के लिए कहा गया है, उसका उन्होंने विरोध किया, और जब विरोध किया तो उस महिला पर तेजाब से हमला कर दिया गया। तो वो महिला उसकी नहीं हुई तो किसी और के होने लायक वो रह नहीं जाती। तो ऐसी जो समाज में सोच चल रही है, ये सोच क्या दे रही है? ये सोच इस समाज को बांट रही है, समाज हिंसा दे रही है, ये समाज समाज के एक वर्ग का शोषित कर रही है। तो पुरुषों की जो हिंसक लैंगिकता है, ये सड़कों, जन परिवहन के साधनों, शैक्षणिक संस्थाओं और कार्यालयों में भी जो यौन उत्पीड़न हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार है। किसी महिला को दंड देने के लिए पुरुष उसका बलात्कार तक कर देता है। जैसे कि निर्भया हत्याकांड में हमने देखा कि जहां एक पुरुष के साथ एक लड़की बस में जा रही थी और बड़े पैमाने पर उसके साथ गैंग रेप हुआ। हालांकि दोषियों को अब फांसी दे दी गई है, लेकिन फिर भी बात ये नहीं है कि फांसी दे दी गई, बात ये होती है कि ऐसे मुद्दे उठते ही क्यों हैं। तो इस प्रकार से जो बलात्कार है पुरुषत्व, लैंगिकता और हिंसा के बीच में एक संबंध बनाता है, और ये इसी चीज़ का भीषण दुष्परिणाम है। बलात्कार का उपयोग आज एक हथियार के रूप में हो रहा है। जिस प्रकार से युद्ध में एक कैदी को दंडित किया जाता है, उसी प्रकार से जो महिलाएं पुरुष के लिए मना कर देती हैं, उन महिलाओं को दंडित करने के लिए उनका बलात्कार तक कर दिया जाता है। हिंसक पुरुषत्व की वजह से महिलाओं को हर किसी के पाप की कीमत चुकानी पड़ती है, खासतौर महिला के रूप में जन्म लेने की वजह से। महिला के रूप में अगर उसने जन्म लिया है तो इसमें उसका क्या दोष है? एक पुरुष द्वारा दूसरे पुरुष के विरुद्ध हिंसा भी आम बात है। समकालीन समाज में ऐसा होता रहता है, ऐसी बहुत सारी हिंसाएं बढ़ रही हैं जो कि बहुत हानिकारक हैं, क्योंकि हर एक बंदा अपने आप को राजा बनाना चाहता है, दूसरों को प्रजा समझना चाहता है। तो ऐसे में जब ये चीज़ें होंगी तो क्या होगा? युवा अवस्था में लोग हिंसक हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, जरा से गाड़ी टच हो गई तो दूसरों को मारने लग जाते हैं। तो ऐसी जो अत्याचार चीज़ें, घटनाएं, ये जो हिंसक घटनाएं हैं, ये ना सोसाइटी खुद ही देना है, क्योंकि हर एक बंदा ना अपने बच्चों को तैयारी ऐसे कर रहा है कि वो सब बंदे एक दूसरे को कंट्रोल करें। तो भाई हर एक राजा ना एक ही होता है, सारे बंदे राजा बनने की कोशिश करेंगे तो युद्ध होगा ही होगा। तो अतः ये समझना महत्वपूर्ण है कि जितनी भी आपराधिक प्रवृत्तियां हैं, अपराध हैं, ये पुरुषत्व हैं, गली मोहल्लों की जो लड़ाइयाँ हैं, वसूली की घटनाएं हैं, भूमि और सेक्स से संबंधित जो अंडरवर्ल्ड की माफिया संबंधित घटनाएं हैं, ये सब चीज़ें ना समाज की जीवन परिस्थितियों से जुड़ी हुई हैं, और जिसके लिए खुद सोसाइटी जिम्मेदार है। मीडिया की इसमें क्या भूमिका है? तो देखो, किसी भी समाज के विचारों को आकार देने में मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि मीडिया जैसा दिखाती है, मीडिया समाज वैसा ही बनना चाहता है। तो हमारी मीडिया में पता है क्या होता है? स्त्रियों के कपड़े और पुरुषों के कपड़े अलग अलग तरीके से दिखाए जाते हैं, उनकी धारणाओं को और ज़्यादा मजबूत किया जाता है, जेंडर संबंधी जो मतभेद हैं उन्हें और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। व्यापक तौर पर समाज में क्या पहना जाए, कैसे बातचीत की जाए, किस प्रकार से व्यवहार किया जाए, ये सारी चीज़ें मीडिया ही तो सेट करती है। मीडिया में ना पता है क्या है, पुरुषों को इस प्रकार से दिखाया गया फिल्म इंडस्ट्री में कि पुरुष एक एंग्री यंग मैन होगा, उसके ऊपर ये ठप्पा लगा देता है। मर्द फिल्म देख लो, उसमें कह रहा मर्द को दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? किसी का हाथ तोड़ दिया जाए दर्द नहीं होगा? तो लड़के के जैंडीकरण के साथ ये व्यवहार किया जाता है, उन्हें सहने का आदी बना दिया जाता है, उन्हें आक्रामकता दिखाकर हिंसक व्यवहार अपनाकर उनका वर्चस्व स्थापित किया जाता है। एन मूवी देखोगे, उसमें भी सिर्फ ऐसा ही है। हर विज्ञापन में भी ना स्त्री और पुरुष की अलग अलग सोच दिखाई जाती है। इवन एक साबुन का भी ऐड होगा ना, तो उसमें स्त्री और पुरुष की सोच अलग होगी। एक शैम्पू का ऐड होगा ना, उसमें भी स्त्री और पुरुष को अलग अलग तरीके से दिखाया जाएगा। आखिर ऐसा क्यों है? तो देखा जाए तो मीडिया ही ना एक तरीके से सोसाइटी की सोच को प्रभावित कर रही है। अगर मीडिया पॉजिटिविटी लाए, मीडिया वास्तव में जो बदलाव लाना चाहती है वो सही से दिखाए ना, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा हो सकती है। चैप्टर से हमें पता चलता है ना सिर्फ महिलाओं को शोषण हो रहा है, बल्कि पुरुषों का भी शोषण हो रहा है, और बड़े पैमाने पर इस शोषण के खिलाफ आवाज़ उठानी ही चाहिए। और सिर्फ आवाज़ उठाने से ही काम नहीं बनेगा, सोसाइटी को ना तैयारी ऐसा करना चाहिए ताकि सोसाइटी सभी लोगों के अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। कह रहा है जब एक पुरुष कीचड़ में या पहाड़ों पर तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाता है, या पहाड़ों और इमारतों से कूदता है, अपनी शक्ति को दिखा रहा होता है, तो ये चीज़ें मानी जाती है ये पुरुषत्व के गुण हैं। कोई बंदा धीरे बाइक चला रहा है, कोई बंदा समझदारी से बाइक चला रहा है, तो क्या वो पुरुष नहीं है?
क्या उसके अंदर अवेयरनेस नहीं है? क्या वो समाज का एक जिम्मेदार नागरिक नहीं है? तो एक और तो समाज को ये मीडिया ये दिखा रही है कि हेलमेट पहनना चाहिए, गाड़ी सही से चलानी चाहिए, गाड़ी पीकर नहीं चलानी चाहिए। तो दूसरी तरफ यही मीडिया पता है क्या कर रहा है, 10 रुपए की एक माउंटेन ड्यू बेचने के लिए वो पहाड़ों से बाइकों को उतार दे रहा है, आग से खेलता हुआ दिखा रहा है। तो मीडिया फिर ऐसा क्यों कर रही है? सरकार इस तरफ क्यों नहीं रोक लगाती है? तो ऐसे में ना समाज का दोहरा चरित्र हमें दिखाई देता है, जिससे ये पता चलता है कि समाज को कभी भी ना सही करना ही नहीं चाहता कोई भी, सिर्फ एक आवाज़ उठाकर समाज में समस्याओं को बनाए रखना चाहता है। टीवी चैनल पर जो नाटक प्रसारित किए जाते हैं, धारावाहिक प्रसारित किए जाते हैं, इस पर आप देख लो, वृद्ध पुरुषों को अन्नदाता दिखाया जाएगा। क्यों? युवा पुरुष अन्नदाता नहीं हो सकता? युवा पुरुष दान नहीं कर सकता? तो युवा पुरुषों के बारे में दिखाया जाता है, वो अलग अलग रूपों से तीव्रता दिखाएंगे, महिलाओं पर हिंसा करेंगे, जबकि वृद्ध पुरुष ही दान दक्षिणा देगा। तो ऐसा क्यों? आगे चैप्टर में एक कंक्लूजन दिया है, आई होप सो चीज़ें समझ में आई हों। तो अगर क्वेश्चन आ जाए पुरुषोत्व से आप क्या समझते हो, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। तो चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, ताकि हमें भी पता चल पाए कि जो हमारी ऑडियंस है वो चीज़ों को समझ पा रही है नहीं समझ पा रही है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, ताकि आपके जो प्रश्न हो उनके उत्तर हम वहाँ पर भी दे सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।